नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और इसमें हम लोग अध्याय 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है खनिज एवं शक्ति संसाधन। बच्चों, इसके पूर्व हम लोग खनिज के बारे में पढ़ चुके हैं, परंपरागत शक्ति के स्रोत के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसी के अंतर्गत हम लोग आज प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या होते हैं और इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के बारे में जानेंगे। बच्चों, पूर्व में भी आप लोगों ने जान लिया कि लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे ऊर्जा के स्रोत ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत मतलब जो सदियों से उपयोग में आ रहा है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ईंधन यानी कि लकड़ी, जलावन, जो अभी भी हमारे गांव में उपयोग में आ रहा है, एवं दूसरा जीवाश्म ईंधन जिसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं। तो पूर्व में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक गैस क्या है और कहाँ कहाँ मिलता है। बच्चों, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है। जहाँ जहाँ पेट्रोलियम निकाले जाते हैं वहाँ से ही प्राकृतिक गैस भी मिलता है। यह हाइड्रोकार्बन तत्वों का मिश्रण है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से यह गैस बनता है। कोयला एवं पेट्रोलियम की अपेक्षा इसका उत्पादन आसान और कम खर्चीला है। कोयला और पेट्रोलियम निकालने में जितना खर्च पड़ता है उतना खर्च इसमें नहीं पड़ता है। यह पूर्णतः ज्वलनशील एवं कालिख रहित है, मतलब इसको जलाने से कालिख नहीं होता है। और इसका प्रयोग वाणिज्यिक मतलब व्यापार के लिए एवं घर में यानी घरेलू ईंधन के रूप में होता है। घर में खाना पकाने के काम में आता है। आइए अब विश्व में प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देशों को देखते हैं। सबसे पहले ये संयुक्त राज्य अमेरिका है जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। उसके बाद रूस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और उज्बेकिस्तान प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक देश हैं। बच्चों, भारत में राजस्थान के जैसलमेर एवं बाड़मेर, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन, गुजरात में खंभात की खाड़ी, त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के कुछ दूर अंदर में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। भारत में इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू ईंधन तथा विद्युत उत्पादन में किया जाता है। वर्तमान समय में जीवाश्म ईंधन के उपयोग की वृद्धि दर ने इसे समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है। पेट्रोलियम और कोयला एक दिन समाप्त होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इसका उपयोग हो रहा है, इसलिए एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। इन ईंधनों के जलने से विषैले प्रदूषण भी चिंता का कारण है। कोयला, पेट्रोलियम से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। यह जरूरी है कि हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया जाए, मतलब ऐसा स्रोत की ओर हमारा ध्यान जाए जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाला है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि, जो जीवाश्म ईंधनों के स्वच्छतर विकल्प हैं, माने उससे ये बेहतर भी हैं। तो आइए हम देखते हैं कि भारत में राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर यहाँ है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन इस स्थान पर है। गुजरात में खंभात की खाड़ी जहाँ गैस का उत्पादन होता है। यहाँ त्रिपुरा है और ये मुंबई का अपतटीय क्षेत्र है जहाँ भारत में गैस का उत्पादन होता है। ये थी गैस की बात, यानी कि प्राकृतिक गैस के बारे में हम लोग जाने। अब हम लोग जल विद्युत के बारे में जानेंगे। झारखंड में जल विद्युत उत्पादन का प्रारंभ दामोदर नदी घाटी निगम, जिसको हम लोग DVC कहते हैं, परियोजना की स्थापना से हुआ है। इस परियोजना का निर्माण 1948 ईस्वी में किया गया है।
और इसके अंतर्गत मतलब ये कहाँ कहाँ है देखिए, मैथन और पंचेत। यहाँ देखिए जहाँ मेरा घेरा हो आया वो मैथन और पंचायत है, तथा यहाँ तिलैया स्थित है। तो ये स्थान जल विद्युत केंद्र हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में स्वर्णरेखा परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना से विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। बच्चों, जल विद्युत वर्तमान समय में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। बहती हुई जल की गति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यहाँ देखिएगा, इस प्रक्रिया में टरबाइन में घूमते हुए ब्लेड, यहाँ देखिए पानी के कारण ये टरबाइन है जो घूमती है, और उसके घूमने के कारण इसका ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यहाँ ऊपर आपको देखिए 2 जनरेटर लगा हुआ है, और ये जब जनरेटर घूमते हैं तो विद्युत उत्पन्न होने लगती है। विद्युत उत्पन्न होने के बाद जो जल बचता है उसका उपयोग कृषि यानी कि खेती में किया जाता है। विश्व की कुल ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न हो रहा है। बच्चों, विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश ये चीन है, और विश्व में जल विद्युत की सर्वाधिक स्थापित क्षमता चीन में ही है। मतलब सबसे ज़्यादा जल विद्युत चीन में पैदा किया जाता है। इसके बाद यहाँ कनाडा है, ठीक उसके नीचे यूएसए है, और हमारा देश भारत भी है, जापान है देखिए, और नॉर्वे है। ये सभी देश जल विद्युत उत्पन्न करने में अग्रणी हैं। बच्चों, विश्व का प्रथम जल विद्युत केंद्र 1878 ईस्वी में यहाँ देखिए ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। अब भारत का स्थान जल विद्युत उत्पन्न करने में 7वां है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र कर्नाटक में सरबती नदी पर स्थापित किया गया था। देखिए बच्चों, यहाँ पर कर्नाटक में सरबती नदी बहती है, वहाँ प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। भारत में कुछ महत्वपूर्ण विद्युत केंद्र देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए भाखड़ा नांगल है जो कि पंजाब में स्थित है। इसके बाद यहाँ गांधी सागर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद यहाँ तेलंगाना में नागार्जुन सागर है, और दामोदर नदी परियोजना हमारा यहाँ झारखंड में स्थित है। तो ये सभी भारत में स्थित बिजली उत्पादन केंद्र हैं। नीचे बच्चों चित्र में आप देखिए बाएं कोने में तिलैया डैम है, और वहाँ विद्युत उत्पन्न करने के संयंत्र लगे हुए हैं। अब हम लोग प्राकृतिक गैस और जल विद्युत का लाभ और हानि समझ लेते हैं। बच्चों, प्राकृतिक गैस से लाभ है कि सुलभतापूर्वक परिवहन योग्य है, मतलब इसको हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं, और यह पेट्रोलियम से सस्ता है, तेल से सस्ता है, एवं तेल एवं कोयले से ज़्यादा साफ और ऊर्जा का स्रोत है। और हानि क्या है बच्चों कि यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है, इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, और अम्ल वर्षा की संभावना भी इससे बढ़ जाता है। अब जल विद्युत का लाभ बच्चों, जल विद्युत से यह भी प्रदूषण रहित है, ये भी आसानी से उपलब्ध है, सस्ता है, और सिंचाई एवं मत्स्य उद्योग यानी कि मछली पालन में ये सहायक है। अब जल विद्युत का हानि क्या है बच्चों, इसको स्थापित करना, इसका संयंत्र लगाना बहुत ही खर्चीला होता है, और ये जहाँ लगता है उस इलाके में पानी के जमाव का खतरा बन जाता है, और स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है। ये इससे हानि है। अब चलिए हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जानते हैं। नीचे आप चित्र में देख रहे हैं सोलर प्लेट लगा हुआ है और सोलर लाइट भी लगा हुआ है। सौर ऊर्जा जो है वो गैर परंपरागत स्रोत है। उसके ठीक बगल में पवन चक्की लगा हुआ है, यानी कि पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण है। तो बच्चों, पृथ्वी पर जीवाश्म ऊर्जा के स्रोत सीमित हैं। ये मैंने बार बार आपको बताया है कि जीवाश्म ऊर्जा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसका स्रोत बहुत ही सीमित है, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है। वर्तमान में इसका अनियोजित उपयोग, मतलब इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, जैसे निकल रहा है वैसे निकाला जा रहा है और बेतहाशा खर्च हो रहा है, और ये बन नहीं रहा है। तो अनियोजित उपयोग एवं दोहन, मतलब इसको निकाला जाना हो रहा है। यदि इसी दर पर उपभोग होता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में जीवाश्म ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे।
इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इन समस्याओं का समाधान ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा को सोच समझकर खर्च करने में तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के खोज द्वारा की जा सकती है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय एवं प्रदूषण मुक्त है। नवीकरणीय मतलब इसे हम लोग बार बार बना सकते हैं और इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, इसकी उपयोग की आवश्यकता है। बच्चों, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो सूर्य की ऊष्मा यानी कि गर्मी और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सौर ऊर्जा विश्व के सभी क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं हो सकता है क्योंकि धूप सब जगह एक समान नहीं पहुंचता है, किंतु अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया एवं पश्चिमी एशिया के देशों में पर्याप्त मात्रा में सूर्य किरणें उपलब्ध रहती है। इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। जहां धूप ठीक से मिलता है वहां सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं बहुत है। वर्तमान समय में कुल ऊर्जा खपत का लगभग 2% सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है। बच्चों, भारत में राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। राजस्थान के बाडला, आंध्र प्रदेश के कुरनूल, गुजरात के चारंका तथा महाराष्ट्र के शंकरी में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किए गए हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर कुकर यानी कि खाना बनाने में, सौर तापक यानी कि पानी गर्म करने में, सोलर ड्रायर यानी कि अनाज को सुखाने में, सोलर लाइट जो कि आप देख चुके हैं गांव में भी लगा हुआ है, और यातायात संकेतों पर रोड में जो सिग्नल लगा हुआ है उसमें किया जाता है। बच्चों, आगे आइए हम लोग भारत में उन स्थानों को देखते हैं जहां पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है। तो ये राजस्थान है जहां बाडला में सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में, गुजरात के चारंका में और महाराष्ट्र के शंकरी में सौर ऊर्जा का प्लांट लगा हुआ है। बच्चों, अब हम लोग सौर ऊर्जा के लाभ और हानि को भी देख लें। लाभ यह है कि यह प्रदूषण मुक्त है, कोई धुआं इससे नहीं उठता है, यह प्रदूषण मुक्त है। और दूसरा है कि यह अनवरत उपलब्ध है, जब तक धूप मिलेगा तब तक सौर ऊर्जा मिलता रहेगा। अब हानि क्या है? यह महंगा है एवं खर्चीला है। इसके सोलर प्लेट के दाम भी आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि गाँव में लोग खरीदते हैं। स्रोत का विस्तार करने से ऊर्जा की बर्बादी होती है। अगर मुफ्त समझ के इसका हम विस्तार करते हैं तो लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो ये ऊर्जा की बर्बादी भी है। तो ये इसके हानि है। बच्चों, दाहिनी ओर आप सोलर ड्रायर देख रहे हैं जिसमें अनाज सुखाया जा रहा है, तो ये भी सोलर ड्रायर भी सौर ऊर्जा से ही चलता है। तो बच्चों, आप ध्यान से पुस्तक को पढ़िएगा और जो शब्द समझ में नहीं आए वो शिक्षक से पूछिएगा, और साथ ही मानचित्र पर उन स्थानों को जरूर समझिएगा जहां ये परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उत्पादन किया जाता है। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।